So last time we had seen Samsaktata and Gunaguni Vibhav. Samsaktata and Gunaguni Vibhav. Samsaktata एंड गुणी गुण विभव में गुणी गुण विभव में ग्रंथों में चीजें मेंशन रहती है और एक द्रव्य से हम दूसरे द्रव्य के या उसके रस से हम उसके कार्य का मतलब उसके कार्य को जान सकते हैं, जबकि संसक्तता में हम ग्रंथ में मेंशन नहीं रहता, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि संसक्तता जो है वो रस का कार्य के साथ जो संबंध है वो संसक्तता है, और द्रव्य का कार्य के साथ जो संबंध है वो गुणी गुण विभव है। रस का जो कार्य के साथ संबंध है वो संसक्तता है, और द्रव्य का जो कार्य के साथ संबंध है वो गुणी गुण विभव है। अब हम चलते हैं तद्धर्मता। तद्धर्मता मतलब अंडरस्टैंडिंग सिमिलर एक्शंस बाय वर्बल सिमिलैरिटी। मतलब कोई एक चीज आपको पता है, दूसरी चीज हमने आपको बता दी, तो दोनों चीजों से जान के एक का एक्शन आप दूसरे से जान सकते हो। हमने दूसरी एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो यू हैव नॉलेज ऑफ एन एक्शन बाय अ द्रव्य, एनी अदर द्रव्य which is verbally similar meaning can have inferred actions। यहाँ पर ना गुण बताया होता है ना उसका कार्य बताया होता है, हम कार्य को सिमिलैरिटी से, ना रस बताया होता है, कार्य को सिमिलैरिटी से संबंधित कर सकते हैं। जैसे कफ को सोम बोला गया है, शरीर में सोम बोला गया है, तो ये ना कफ का रस है ना कफ का कार्य है। कफ को सोम बोला गया है बहुत सारे श्लोकों में, तो सोम ना कफ का रस है, ना गुण है, ना कार्य है। सोम का मतलब क्या है? चंद्र और सूर्य, रवि और सोम। सोम मतलब मून, तो कफ को मून कहा गया है। तो पिंड ब्रह्मांड न्याय जो है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मून चंद्र पृथ्वी पर शीतलता लाता है अपने किरणों से, वैसे ही कफ अपने गुणों से शरीर में शीतलता लाता है। जैसे चंद्र पानी को ठंडा करता है, रात को पानी ठंडा होता है, राइट? तो जैसे चंद्र पानी को ठंडा करता है वैसे ही कफ शरीर को ठंडा करता है। यहाँ पर दिस अगर आपको याद हो तो इंग्लिश में एक फिगर ऑफ स्पीच था, सिमिली। सिमिली नाम का फिगर ऑफ स्पीच था। तो सिमिली से एज डम्ब एज अ डोंकी, तो जब हमने किसी को डोंकी कह दिया तो ऑटोमेटिकली हमने ये भी कह दिया कि वो डम्ब है। तो वैसे ही अगर जब किसी चीज को हम किसी और चीज के साथ वर्बल सिमिलैरिटी कर देते हैं, वर्बल सिमिलैरिटी कर देते हैं, तो हम ये भी मान के चलते हैं कि उनका धर्म जो है, उनके गुण जो है, उनके कार्य जो है वो भी सिमिलर है। तो ये तद्धर्मता हो गया, दैट मीन्स वर्बल सिमिलैरिटी। इसके बाद वाला देखते हैं स्थान। स्थान का मतलब है रिलेशन विद द प्लेस, relation with the place. So inferring the base from its relation with the place is sthan. You know that there is a relation with the place and a base, and a reference to the place will refer to the base. जैसे दो उदाहरण देता हूं यहाँ पर, एक उदाहरण तो यही लिखा है, जैसे कर्णनाद। तो कर्णनाद जो है ये कर्ण का रोग नहीं है, ये श्रोत्रेंद्रिय का रोग है। क्योंकि कर्ण क्या है? कर्ण तो स्थान है, लेकिन इंद्रिय क्या है? इंद्रिय कर्णेंद्रिय। किसी किसी को कान जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, दिखने में भी अच्छा रहता है, आमिर खान के जैसे ऊंचा ऊंचा नहीं रहता, तो कान दिखने में बाहर से अच्छा रहता है, लेकिन वो बिल्कुल बहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका श्रोत्रेंद्रिय जो है वो काम नहीं करता। तो सुनना जो है वो कर्ण के अपेक्षा नहीं रखता,
या कर्ण के वजह से नहीं होता, ये होता है अंदर वाले श्रोत्रेंद्रिय के वजह से। तो जब कर्णनाद ये रोग कहा जाएगा तो वो कर्ण, भले उसमें वर्ड आ जाएगा, लेकिन कर्णनाद ये कर्ण का रोग नहीं है, ये श्रोत्रेंद्रिय का रोग है। तो स्थान ये उसके अपने प्लेस के रिलेशन से जो भी ज्ञान मिलता है, जो भी नॉलेज मिलता है, वो स्थान ताच्छिल्य, दिस इज एन इंक्लिनेशन। ताच्छिल्य इज इंक्लिनेशन। तो जैसे ही हम कर्णनाद सुनते हैं, हम क्या डिड्यूस करते हैं या हमको क्या समझ में आता है कि कर्णनाद जो है, नाद ये साउंड है, साउंड कर्ण का नहीं है, श्रोत्रेंद्रिय का है। तो कर्णनाद ये श्रोत्रेंद्रिय का रोग है, कर्ण का रोग नहीं है। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर हमने कहा कि अस्थि भग्न हो गया, अस्थि भग्न, तो भग्न जो है वो अस्थि का रोग है। या अगर हमने सिर्फ कहा भग्न हो गया, तो भग्न इज फ्रैक्चर, फ्रैक्चर अस्थि का रोग है। तो बिकॉज हम भग्न को अस्थि से कोरिलेट कर सकते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि शरीर में कोई ना कोई हड्डी टूटी हुई है। तो ये स्थान ताच्छिल्य है, जिसमें भग्न दूसरे किसी का रोग नहीं हो सकता, सिरा का नहीं हो सकता, कंडरा का नहीं हो सकता, कोई मसल का नहीं हो सकता, कोई अन्य किसी धातु, मेद धातु का भग्न नहीं हो सकता। तो जैसे ही हम भग्न कहते हैं, हमको तुरंत समझ में आता है कि ये अस्थि भग्न है। क्यों? क्योंकि भग्न का अस्थि से रिलेशन है। भग्न सिर्फ अस्थि में ही हो सकता है, या भग्न जो है वो स्थान उसका अस्थि ही है। जैसे मैंने और कहा पिंपल्स, तो जैसे ही मैं पिंपल्स कहता हूं, आप कहाँ पेशेंट के कहाँ देखोगे? यू विल फर्स्ट सी ऑन द फेस, because we know that pimples are more inclined to come on the face rather than any other part of the body. मुंह पे जो बॉइल्स आते हैं उसको पिंपल्स कहते हैं, बाकी शरीर में जो आते हैं उनको बॉइल्स कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। तो व्हेन आई से पिंपल्स, यू विल लुक एट द फेस। ओके, तो ये स्थान ताच्छिल्य मतलब यू आर इंक्लाइंड टू लुक एट अ पर्टिकुलर प्लेस व्हेन यू हियर a particular word, or you are very comfortable or you are very knowledgeable about that place where that particular thing is going to occur. That is स्थान ताच्छिल्य। उसके बाद आता है तादर्थ्य, तद अर्थ। तद अर्थ मतलब सिमिलर एक्शंस ऑफ टू द्रव्य, दो द्रव्यों का सिमिलर एक्शन। So you have a reference as to how a dravya acts, and exactly further list of all dravyas are inferred that they will act accordingly. इंग्लिश में है, शायद थोड़ा समझने में तकलीफ होती है, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी ऑल्सो। जैसे चरक में एक कल्पस्थान है, कल्पस्थान में उन्होंने अलग अलग कल्प, वमन विरेचन के अलग अलग कल्प बताए हैं। कल्प जब बताए हैं तो उन्होंने द्रव्य भी बताए हैं उनके, कि काढ़ा किससे बनाते हैं? मदन फल से। या चूर्ण किसका देते हैं? मदन फल का। या अगर निशोत्तर का चूर्ण दिया तो द्रवंती का भी चूर्ण दे सकते हैं। तो उन्होंने पहले अध्याय में मदन फल का, निशोत्तर का काम कर, भले उन्होंने 15 विरेचन के योग बताए हैं, 15 विरेचन के द्रव्य बताए हैं, दंती, द्रवंती, स्नूही, त्वक्षिरी, निशोत्तर, तो ऐसे 15 द्रव्य बताए हैं। लेकिन उन्होंने हर बार 15 के 15 द्रव्यों का काम करने का तरीका नहीं बताया है। उन्होंने सिर्फ, अगर जैसे ये है मदन फल है, तो मदन फल के बाद भी जितने वमन के द्रव्य बताए हैं, उसमें से किसी भी चैप्टर में उन्होंने उन द्रव्यों का काम करने का तरीका नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ पहले वाले चैप्टर में जो मदन फल कल्प के बारे में है, उसमें मदन फल के काम करने का तरीका बताया है कि मदन फल में तीक्ष्ण गुण होता है, उष्ण गुण होता है, अग्नि और
वात भूयिष्ठ होता है, मतलब भूयिष्ठ मतलब भूयस्त्व, अगर आपको याद है इसी में ताच्छल्य आया था एक, तो भूयस्त्व इज डोमिनेंस, तो अग्नि और वात का डोमिनेंस आता है। तो इसीलिए जब मदन फल अंदर जाता है तो अपने तीक्ष्ण गुण से, सूक्ष्म गुण से शरीर के स्रोतों में चला जाता है, स्रोतसों में चला जाके स्रोतसों से दोष को कोष्ठ में ले आता है, और अग्नि और वात इन दोनों की गति ऊर्ध्व गति है, तो उस ऊर्ध्व गति से वो ऊपर की तरफ दोषों को खींच के ले आता है। तो दैट इज हाउ मदन फल का फिजियोलॉजी और फार्मेकोकाइनेटिक्स जिसको बोलते हैं, हाउ अ मेडिसिन एक्ट्स। जैसे एलोपैथी में फार्मेकोकाइनेटिक कैसा होता है कि ये ऐसा 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 चला जाता है, फिर स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, फिर लिवर में चला जाता है, फिर उसका मेटाबोलाइट बनता है, फिर वो मेटाबोलाइट जो है वो ब्लड में सर्कुलेट होना चालू हो जाता है, फिर वो इस ऑर्गन में चला जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। सिमिलरली हियर ऑल्सो मदन फल का फार्मेकोकाइनेटिक्स जो है वो उन्होंने पहले अध्याय में बता दिया, बाकी किसी अध्याय में उन्होंने जिस जिस द्रव्य के बारे में बताया है उस द्रव्य का फार्मेकोकाइनेटिक्स नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये द्रव्य वमन करता है या ये द्रव्य विरेचन करता है। तो जब उन्होंने दो द्रव्यों के काम को सेम बताया है, कर्म को सेम बताया है, तो it is inferred, it is deduced, या we are inclined to think that जैसे मदन फल अपने सूक्ष्म, तीक्ष्ण, उष्ण और अग्नि और वात भूयिष्ठ गुण से वमन को ले आता है, वैसे ही बाकी द्रव्य जो बताए हैं वो भी अपने तीक्ष्ण, उष्ण, सूक्ष्म और अग्नि और वात गुण भूयिष्ठ होने की वजह से वमन को करवाते होंगे। This is an inclination what we think, that the same way how madan phal is metabolized and acts in the body, the other vaman dravyas also act in the body. तो ये तादर्थ्य मतलब सेम अर्थ, सेम कर्म से किया हुआ, सेम कर्म से किया हुआ चीज। तो राइट नाउ हमने देखा कि तादर्थ्य क्या है। तो तादर्थ्य मतलब एक चीज के कार्य से सिमिलर चीज दूसरी चीज का कार्य को समझना इस तादर्थ्य। अब इसके बाद सहचर्य। हाँ रोल नंबर 2 दे दिया, डाल दिया भाई, डाल दिया। सहचर्य, साहचर्य मतलब जैसे हमारी वाइफ को हम क्या बोलते हैं, सहचारिणी। सहचारिणी मतलब साथ साथ चलने वाली। तो साहचर्य मतलब वाइफ के जैसे परमानेंट रिलेशन जो दो लोगों में है उनको साहचर्य में है ऐसा कहा जाता है। साहचर्य आपने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा, शायद नहीं भी पढ़ा हो सकता है। तो साहचर्य का मतलब परमानेंट रिलेशन बिटवीन टू द्रव्य, दो चीजों में परमानेंट रिलेशन होना साहचर्य है। तो कौन से दो चीजों में, जैसे हमको ये पता है कि यत्र यत्र धुमाः तत्र तत्र वह्नि इति सहचरणो नियमो व्याप्ति। जहां जहां धुआं रहेगा वहां वहां आग रहेगी, क्योंकि धुएं के बिना आग नहीं हो सकती। जैसे हम सिगरेट पीते हैं धुआं आता है, राइट। उसके बाद अंगीठी जलाते हैं धुआं आता है, चूल्हा जलाते हैं धुआं आता है। तो धुआं जहां जहां है वहां आग होनी ही चाहिए। धुआं जहां जहां है वहां आग होनी ही चाहिए। तो ये जो है ये साहचारी नियम है, सहचारी का नियम है। तो जब हम अंगीठी को देखते हैं और दूर कहीं पर्वत पे आग लग धुआं उठता देखते हैं या दूर कहीं धुआं उठता देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वहां आग होनी चाहिए। तो व्याप्ति वाला जो है, व्याप्ति का जो रिलेशन है वो सहचारी रिलेशन है, अंडरस्टैंडिंग द परमानेंट रिलेशन बिटवीन टू द्रव्य। ठीक है, हम ये भी बोलते हैं ना कि देखो देखो मुझे मार्क अच्छे मिले तो कहीं से धुआं आ रहा है। क्यों धुआं आ रहा है? तो अग्नि है, कहीं कोई जल रहा है। तो दिस इज व्हाट वी फॉलो इन यूजुअल प्रैक्टिस ऑल्सो। सहचारी नियम को व्याप्ति कहते हैं। जैसे मैंने किसी चीज को हाथ लगाया, हाथ गीला हो गया, तो इसका मतलब वो चीज भी गीली है। जैसे मैंने
कि मैं किसी चीज को चलता हुआ या मूविंग देखता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि कोई ना कोई चीज उसको प्रोपेल कर रही है या किसी ने किसी चीज को उसने धक्का मारा है। धक्का मारा है मतलब एनीथिंग विच इज कॉजिंग द मोशन इज धक्का। अब जैसे गाड़ी चल रही है तो उसको धक्का किसने मारा है? पेट्रोल ने। पेट्रोल जब बर्न होता है तो उसकी स्टीम ने उसको धक्का मारा है। तो एनी मोशन वी विल रियलाइज दैट somebody is has or is propelling it। तो दैट इज साहचर्य। साहचर्य मतलब जब दो चीजों में परमानेंट रिलेशन है और उन दो चीजों का संबंध हम और कहीं देखते हैं, उन दो चीजों का संबंध हम और कहीं जानते हैं, या वी आर डिड्यूसिंग द संबंध ऑफ अदर अदर एट अदर प्लेस ऑफ द सेम टू द्रव्य, दैट इज साहचर्य। अब कर्म। कर्म मतलब अंडरस्टैंडिंग द टास्क टू बी डन फॉर अ गोल। क्या चीज को अचीव करने के लिए क्या चीज करनी चाहिए। जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क लाने के लिए क्या चीज करनी चाहिए? पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए। तो वैसे ही किसी चीज को अचीव करने के लिए कौन सा कर्म, कोई कर्म को अचीव करने के लिए या कोई गोल को अचीव करने के लिए कौन सा कर्म किया जाता है, दैट इज कर्म ताच्छिल्य। So you have knowledge base of task and their probable effect. You identify the task for the required goal. मुझे एग्जाम में ज्यादा पढ़ाई करने के लिए, ज्यादा मार्क लाने के लिए फुटबॉल खेलना चाहिए क्या? नहीं, फुटबॉल खेलने से ज्यादा मार्क नहीं आते, पढ़ाई करने से ज्यादा मार्क आते हैं। ज्यादा बुक्स पढ़ने से, ज्यादा नोट्स निकालने से। तो बहुत सारे टास्क हैं, उनके प्रोबेबल इफेक्ट हमको पता है कि ये मैं करूंगा तो इससे क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर मैंने बहुत सारे बुक पढ़े तो मैं लेक्चर दे सकता हूँ। बहुत सारे बुक पढ़े तो मुझे एग्जाम में ज्यादा मार्क आ सकते हैं। बहुत सारे बुक पढ़े तो मैं कोई चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मुझे एक टास्क के प्रोबेबल इफेक्ट्स पता है। तो आपको कोई गोल के लिए या कोई चीज को अचीव करने के लिए, उसका रिक्वायर्ड गोल अचीव करने के लिए टास्क को आइडेंटिफाई कर पाना इज कर्म। ठीक है, जैसे शरीर में आम है, शरीर में आम है तो उसको कम करने के लिए आमहर उष्ण गुण वाली ट्रीटमेंट करनी चाहिए या आम पाचक ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ये कर्म है। ये कर्म इंक्लाइंड या कर्म आइडेंटिफाई क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी संहिताएं जो है वो जिप जिप फॉर्मेट में है, छोटे फॉर्मेट में है। तो उन्होंने ये बता दिया कि कहीं चिकित्सा करते वक्त कि इस व्याधि में आम का भी संबंध होता है। तो ट्रीटमेंट में जो भी कल्प हम यूज करेंगे उसमें आम हर ट्रीटमेंट या आम को कम करने वाली ट्रीटमेंट में हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे। या जैसे दूसरा एग्जांपल है कि इसमें दोष थोड़े से बढ़े हुए हैं। तो दोष भेदी अध्याय के बाद वाले अध्याय में उन्होंने क्या बता दिया है कि जब दोष थोड़े से बढ़े हुए हैं तो शमन करना चाहिए, जब दोष बहुत मात्रा में बढ़े हुए हैं तो शोधन करना चाहिए। तो थोड़े से बढ़े हुए हैं तो हम क्या कर्म याद रखते हैं कि हमको इसमें शोधन नहीं शमन करना चाहिए। जैसे पिंपल्स हैं, दो चार पिंपल्स आए हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसको विरेचन लेते हैं? नहीं, हम उसको शमन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोष जो है वो थोड़े से बढ़े हुए हैं। इसीलिए हम उनको पीने के लिए काढ़े देते हैं या लगाने के लिए लेप देते हैं। तो कोई एक चीज से या कोई एक चीज जो हमको अचीव करनी है उससे हम कर्म को आइडेंटिफाई कर सकना, दिस इज ऑल्सो एन इंक्लिनेशन। उन्होंने कुछ बताया नहीं, बट वी आर इंक्लाइंड टू थिंक दैट ऐसा होना चाहिए। तो ये हो गया कर्म। कर्म के बाद गुण निमित्तता। गुण निमित्तता, एक था गुणी गुण विभव, एक गुण निमित्तता। गुण निमित्तता मतलब acquiring results of something by identifying the guna beforehand। ठीक है, तो you have achieved something by a thoughtful use of the proper guna। जैसे अतिसार में शरीर से द्रव मल, लिक्विड मल बाहर जाता है।
अब अगर अतिसार आम वाला नहीं है या जिसमें आम शरीर में नहीं फैला हुआ है, टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन में नहीं है, तब उस अतिसार को हमें रोकना है। अगर आम वाला है तो आम पाचन चिकित्सा करनी है पहले। जब सब टॉक्सिन्स निकल जाए तब शरीर खुद ही रोक देता है। लेकिन अगर आम वाला नहीं है, अगर मिश्र गंदी, गंदा स्मेल नहीं आ रहा है, या शरीर में आलस्य नहीं है ज्यादा, या शरीर में भूख ठीक से लग रही है, तो इसका मतलब आम वाला नहीं है, आम वाला नहीं है। तो ऐसे टाइम पे वो जो शरीर से लिक्विड्स बाहर जा रहे हैं उनको रोकना इज द मूल कारण, उनको रोकना इज द मूल कारण। तो हम क्या करेंगे, हम कोई स्तंभन गुण वाला, रोकने के गुण वाला द्रव्य यूज करेंगे। तो ऐसे कितने द्रव्य हैं, बहुत सारे हैं। जैसे अगर आम होगा तो हम मुस्ता यूज करेंगे, मुस्ता मतलब नागरमोथा, तो मुस्ता यूज करेंगे। मुस्ता यूज करेंगे तो आम पाचन हो जाएगा। मुस्ता दोनों है, आम पाचन भी है और ग्राही भी है। ग्राही मतलब थोड़ा सा रोकने का काम करता है, लेकिन ज्यादा आम पाचन का काम करता है। वैसे ही कुटज जो है वो स्तंभन है, मतलब ज्यादा रोकने का काम करता है लेकिन आम पाचन का काम नहीं करता। तो हम कुटज को यूज करते हैं स्तंभन के लिए। और अतिसार रुक जाता है, तो अतिसार जब रुक जाता है तो वी हैव इन्फर्ड दैट ये अतिसार हमने कुटज यूज करके रोका है। तो इसका मतलब कुटज में स्तंभन गुण है। किसी कार्य को होने के बाद उसके कारण के गुणों की निश्चिति करना, टू डिसाइड ऑन द गुण ऑफ द द्रव्य आफ्टर अ पर्टिकुलर टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय द द्रव्य इज गुण निमित्तता। व्हाट इज गुणी गुण विभव? गुणी गुण विभव का मतलब है कि हमको गुण पहले पता होते हैं और एक द्रव्य के गुण से हम दूसरे द्रव्य के गुण को समझ में आते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, या वी आर डिड्यूसिंग और इन्फरिंग बिकॉज वी नो दैट द गुण ऑफ वन द्रव्य इज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर द्रव्य। गुण निमित्तता का मतलब है टास्क कंप्लीशन के बाद, चीजें हो जाने के बाद हम उसके गुणों की निश्चिति करते हैं। अब आई टोल्ड यू दैट आयुर्वेद इज एन ऑब्जर्वेशनल साइंस, इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल साइंस। तो जब किसी को अतिसार हुआ होगा या जब किसी को भूख नहीं लगी होगी, तब जब उसने, पुराने जमाने में क्या होता था, जो मिलता था वो खाते थे, तब एग्रीकल्चर नहीं होता था, राइट? व्हेन वी वर इन द स्टोन एज देयर वाज नो एग्रीकल्चर, all human beings had to survive with whatever they had taken or whatever they had intaken। तो हमको ये समझ में आ जाता था कि ये पर्टिकुलर चीज, जैसे आर्द्रक है, आर्द्रक मतलब जिंजर, तो जिंजर को खाने के बाद इसकी भूख जो कम थी वो बढ़ गई, तो इसका मतलब जिंजर भूख बढ़ाने वाला है या अग्नि दीपक है। तो किसी टास्क को कंप्लीट हो जाने के बाद जब उस द्रव्य से कोरिलेट किया जाता है तो उस द्रव्य का गुण या कार्य समझ में आता है, दैट इज गुण निमित्तता। चेष्टा निमित्तता सेम, चेष्टा निमित्तता सेम इज, गुण निमित्तता में गुण समझ में आता था, चेष्टा निमित्तता में चेष्टा या कार्य समझ में आता है। So performing task for a set goal, the further step of a karma, you have identified the required task. Now you have to set a goal. Now is the time for a final thought. जैसे एक मिनट एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आम हर ट्रीटमेंट देनी है तो आम को शरीर से शोधन से बहुत कम, मतलब सिर्फ अगर आम कोष्ठ में है तो ही निकालते हैं, अदरवाइज नहीं निकालते। अगर शरीर में आम फैला हुआ है तो शमन चिकित्सा करते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको आमहर ट्रीटमेंट करनी है और उसके लिए हमने आमहर, मुस्ता, पिप्पली, शुंठी, इन चीजों को हमने यूज कर लिया। जब आम कम हो गया तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये जो है ये आम शामक या आम पाचक चीजें हैं, ठीक है।
या फिर जैसे मुझे कोयम्बतूर या अहमदाबाद एयरपोर्ट जाना है, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट मुझे पहले ये समझ में आना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, और उसके बाद मैं कर्म को प्लान करता हूँ कि ठीक है चलो मैं कॉलेज के सामने से मैं सुमो पकड़ूंगा, वहां से मैं चांदखेड़ा जाऊंगा, वहां से मैं रिक्शा पकड़ूंगा, वहां से मैं गीता मंदिर जाऊंगा, और गीता मंदिर से फिर बाद में मैं बस पकड़ूंगा और वहां से मैं एयरपोर्ट जाऊंगा। मुझे पता नहीं गीता मंदिर से बस एयरपोर्ट जाती है कि नहीं, लेकिन दिस इज व्हाट आई डिसाइड। तो फर्स्ट आई आइडेंटिफाई द गोल एंड देन आई डिसाइड ऑन द कर्म। पहले हम गोल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम कर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके पहले एक तद अर्थ्य नाम का भी ताच्छल्य आ गया था, जिसमें भी कर्म को आइडेंटिफाई किया जाता था, लेकिन कर्म को आइडेंटिफाई वहां पर वर्बल सिमिलैरिटी से किया जाता था। मतलब एक चीज का हमको पूरा पता है, उससे हम दूसरे चीज का कर्म समझ में मतलब समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चेष्टा निमित्तता में क्या कर रहे हैं हम, हमको दोनों चीज के कर्म पता है, या कौन सा कर्म गोल भी पता है, क्या कर्म हमको अपेक्षित है, और दूसरा चीज से हम कैसे कैसे वो कर्म कर सकते हैं वो भी पता है। तो इन दोनों को हम सिर्फ एक साथ लाते हैं। वी आर जस्ट अलाइनिंग अ नोन कर्म टू अ पर्टिकुलर टास्क। इसके पहले एक और आया था जिसमें मैंने वो इसका एग्जांपल दिया था फुटबॉल वाला। तो वो जो है उसमें एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके मालूम थे। वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग विच ऑप्शन इज सुटेबल। इसमें वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग विच ऑप्शन इज सुटेबल, इसमें वी नो विच इज द बेस्ट ऑप्शन। सो यूजिंग द बेस्ट ऑप्शन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग इज चेष्टा निमित्तता। उसके बाद मूल संज्ञा। मूल संज्ञा मतलब अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मीनिंग ऑफ अ टर्म। अब ये मूल संज्ञा यूज क्यों होता है, उसका कारण ये है कि बेसिक मीनिंग एक ही टर्म का अलग अलग हो सकता है। जैसे सोम वर्ड जो है वो आयुर्वेद में चंद्र के लिए भी यूज हुआ है राजयक्ष्मा में, और कफ के लिए भी यूज हुआ है। तो सोम वर्ड का कौन से लाइन में क्या मीनिंग है, कौन से लाइन में क्या मीनिंग है, वो अंडरस्टैंड करना इज मूल संज्ञा। सो द बेसिक मीनिंग ऑफ अ टर्म यूज इज मूल संज्ञा। जैसे जैसे मैथुन, मैथुन ये शब्द जो है इसके आयुर्वेद में दो अर्थ निकलते हैं। एक तो इंटरकोर्स, ठीक है, एक तो वो मैथुन जो हम शादी के बाद करते हैं, और एक वो मैथुन जिसको घृत और मधु इनके मिक्सचर को भी मैथुन कहा जाता है। घृत और मधु के मिक्सचर को भी मैथुन कहा जाता है। तो जब कभी मैथुनम लिप्यति पात्रेण ऐसे संज्ञा में आता है, लिप्यति मतलब लेपन करना, पात्र मतलब कोई यूटेंसिल या वेसल को, तो हमको इंटरकोर्स नहीं समझना चाहिए। हमको उधर मैथुनम को उसकी मूल संज्ञा के अर्थ को समझ के घृत और मधु के मिक्सचर को पात्र के अंदर से लेप करो या पात्र के अंदर लगाओ। इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि पात्र में मैथुन करो। इसमें लिप्यति है, लिप्यति मतलब लेपन करो। किस चीज को लेपन करो, घृत और मधु के मिक्सचर। तो जब एक वर्ड के दो चार मीनिंग निकलते हैं, तो कौन सा सबसे संयुक्तिक या कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग है उसको जानना मूल संज्ञा है। वी आर इंक्लाइंड टू learn or we are inclined to take the meaning which is the most appropriate. So here we stop. अगर किसी को कोई ये है डाउट है तो they can send me a WhatsApp message. Thank you so much. Meet you tomorrow.